हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज के वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 8 पादप में जनन ये डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब तक हमने क्या कर लिया है, तो अब तक हमने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस जो ऑल चैप्टर्स हैं, हमने ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और लास्ट में हमने क्या किया है कि इन सारे चैप्टर्स की दो पार्ट में समरी भी डिस्कस की है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आपके आसपास आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या जहाँ भी जिसके लिए भी हेल्प हो सके, आप उसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 में पादप में जनन। चैप्टर 8 है हमारा पादपों में जनन। तो चैप्टर 8 में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज का रहेगा जनन की क्या विधियां हैं। तो जनन की दो विधियां होती हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, लेकिन हम यहाँ पर अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन मुकुलन, खंडन और कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण, ये आज के हमारे टॉपिक हैं। चलिए बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ से सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी पूछी जाती है तो यहाँ से तो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जनन की विधियों से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जैसे कि जो ABCD वगैरह जो होते हैं, मिलान वाले जो क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। जब मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊँगी तो आप देखिएगा कि सीटेट में इस चैप्टर से और इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सब ने पढ़ा है कि पादप में जनन जो होता है, पादप में जनन और जंतुओं में जनन क्यों आवश्यक है। अपनी प्रजाति और अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। तो सभी जीव क्या करते हैं, अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जो जन्म होता है उसको जनन बोलते हैं। पादप और जंतु कैसे जनन करते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो यह है हमारा आज का टॉपिक, जनन की विधियाँ। तो पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में हमने पढ़ा है। पादप के विभिन्न भागों के बारे में जाना है कि जैसे मूल, तना, पत्तियाँ। पादपों में क्या होता है, मूल, तना और पत्तियाँ पाया जाता है। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। कायिक मतलब काया मतलब बॉडी जो होती है पेड़ पौधों की, उसको एक यहाँ जैसे कि जो बॉडी होती है उसी को कायिक बोलते हैं। हिंदी में काया बोलते हैं तो उसको कायिक और बॉडी यही बोलते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में क्या होता है, पुष्प निकलते हैं। और बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते हम लोगों ने देखा है। तो वो पुष्प होता है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि आम का बौर होता है, तो वही बौर वो उसे पुष्प बोलते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि वो पुष्प बाद में आम के रसीले फलों को निर्मित कर देता है, जिनका हम क्या करते हैं, गर्मियों में इस टाइम आनंद उठाते हैं। तो हम फलों को खाते हैं, सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। तो जब भी हम फल खाते हैं हम क्या करते हैं, बीज को तो फेंक देते हैं क्योंकि वो हमारे किसी उपयोग का नहीं होता है। तो बीज क्या होता है, अंकुरित होकर नया पादप बना लेता है। तो पादप में फिर पुष्प की क्या भूमिका है, जब बीज से ही नया पौधा बन जाता है तो फिर जनन में पुष्प की क्या भूमिका है। तो वास्तव में क्या होता है कि पुष्प पादप का जनन अंग होता है। तो पुष्प ही क्या होता है, पादप का जनन अंग होता है और पुष्प ही पादप में जनन का कार्य करते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग या मादा जनन अंग ही नहीं होते हैं, दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। किसी में एक, दो या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप में अनेक विधियों द्वारा क्या होता है, संतति उत्पन्न करते हैं। इसमें दो प्रकार की विधियां प्रचलित हैं। पहली विधि है अलैंगिक जनन, दूसरी विधि है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन दो विधियां हैं। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करता है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि बीज नहीं होता है, बीज के बिना ही नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है, बिना बीज के ही नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से ही प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि सीधे
पुष्प से नया पादप बनता है, लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन में नए पादप क्या होता है, बीज से प्राप्त करते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, बिना बीज के बिना पादप जो होते हैं वो बीज अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से एक बार, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के उगाए जाते हैं, और लैंगिक जनन में पादप क्या होता है, बीज से उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं, इसी का एक मतलब सब टॉपिक है कायिक प्रवर्धन। तो जनन का ही एक टॉपिक है कायिक प्रवर्धन, मतलब कायिक प्रवर्धन के द्वारा भी जनन होता है। तो यह एक प्रकार का कैसा जनन है, अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल बड्स को बोलते हैं, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप का प्राप्त किया जाना। तो जैसे ये मुकुल क्या होता है, जैसे कि अलैंगिक जनन है, कोई मूल से या तने से, पत्ती से जब कोई कली निकल आती है जिसको मुकुल बोलते हैं, इसी को कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त करना बोलते हैं। जनन पादप के कायिक भागों से होता है, इसीलिए हम इसको कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्रियाकलाप, तो यहाँ पर गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटना है, और पर्व संधि शाखा का वह भाग होता है जहाँ से पत्ती निकलती है। तो पर्व संधि भागा उसका वृक्ष का कौन सा भाग होता है जहाँ से पत्ती निकलती है, वो होता है हमारा पर्व संधि, जहाँ से पत्ती निकलती है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या हम कलम कहते हैं। तो जो हम इसको हमने काटा, पर्व संधि तने या शाखा का जो भाग काटा हमने, उसको कलम बोलते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा देंगे और प्रतिदिन पानी देंगे, और इसकी वृद्धि होती रहेगी, और क्या होगा, जड़ निकलने लगेगी, इसमें से जड़ जो मूल है वो निकलने लगेंगे, और इससे क्या हो जाएगा, नई पत्तियां निकलती हैं, और फिर उसके बाद में हमारा जो है एक पौधा तैयार हो जाएगा। इसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कलम से जनन बोलते हैं। ये देखिए पर्व संधि है, यहाँ से उसको तोड़ते हैं, और अक्ष से जुड़ी जो कलिका है यहाँ पर, और किसी गुलाब के तने की कलम से जनन। तो यही हो गया कायिक प्रवर्धन। तो इस तरीके से हम मनी प्लांट के पौधे को भी पानी में डाल करके उससे भी नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं, नए पौधे का जन्म हो सकता है। तो पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। तो पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, जो पत्ती के पर्व संधि का जुड़ाव बिंदु होता है, उसको पत्तियों के कक्ष बोलते हैं। उसमें भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं प्ररोह मतलब अंकुरों के रूप में विकसित हो जाती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। जो कलिकाएं होती हैं वृक्ष में, पौधों में जो कलिकाएं होती हैं, पत्तियों के जो कक्ष होते हैं, और जो पुष्प कलिकाएं होती हैं, इनसे भी क्या होता है, कलिकाएं प्ररोह होती हैं, मतलब अंकुर हो जाती हैं और नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो कलिकाओं का जो अंकुर होना है, उसको हम कायिक कलिकाएं बोलते हैं। और कली में एक छोटा तना होता है, जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। तो इस तरीके से जो कायिक कलिकाएं होती हैं वो भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। तो ये देखिए, आलू की आँख से अंकुरित होना, आलू की आँख से अंकुरित होता पादप है। तो आलू में आँख बन जाती है, इनको आँख बोलते हैं जब कोई नया पौधा निकल रहा होता है, और इनसे भी ये अंकुरित होकर के आलू क्या हो रहा है, नया पौधा बना रहा है। तो जैसे आलू क्या है, आलू की ये पूरी काया है और उसी से नया पौधा बन रहा है, तो इसी को हम कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर यही बताया गया है कि एक आलू को लेना है और उसको आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखना है। इनमें से कलिकाएं कैसे निकलती हैं, ये सब हमें देखना है। इन्हें ही क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं। आलू को हम छोटे टुकड़े में काटते हैं और क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, और कुछ दिनों बाद क्या होता है, आलू के जो टुकड़े दबाते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार अदरक और हल्दी को भी हम उगा सकते हैं। तो जैसे देखिए, ये अदरक है और इससे भी क्या हो गया है, रूट्स निकली हुई हैं, जिससे ये भी अंकुरित हो गया है। तो अदरक का एक टुकड़ा है जिसमें नए पादप अंकुरित हो रहे हैं। तो इसी तरीके से एक और चीज़ में होता है, एक और प्रकार का
कायिक प्रवर्धन होता है जिसको बोलते हैं ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म एक पत्थरचट्टा नाम का पौधा होता है जिसमें क्या होता है, पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं, और यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए, मतलब ये पत्ती अगर पेड़ से आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो क्या होगा, आर्द्र मृदा मतलब जो नमी वाली होती है, तो प्रत्येक कलिका मुकुल द्वारा नए पादप को जन्म दे देती है। तो जो ब्रायोफिल्म है, पत्थरचट्टा है, उसकी पत्ती से ही कायिक प्रवर्धन हो रहा है। अगर पत्ती को अच्छी नमी वाली मिट्टी मिल जाती है तो क्या करती है, नए कलिकाएं निकलती हैं और वो नए पौधों को जन्म दे देती हैं। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शकरकंद और डहेलिया हैं, इनके क्या है, जड़ें मूल से ही क्या होता है, नए पौधों को जन्म देते हैं। तो ये देखिए ब्रायोफिल्म है, ब्रायोफिल्म की पत्ती है जिसके किनारे ये कलिकाएं हैं, और ये इससे भी क्या हो रहा है, नए पौधे का जन्म हो रहा है। तो इस तरीके से ये जनन की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं पादपों में। तो एक और है कैक्टस। कैक्टस पौधे के बारे में सब जानते हैं। राजस्थान का जो कैक्टस है वह अपने इधर भी पाया जाता है, पर उधर साइड ज़्यादा पाया जाता है। जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग विलग्न हो जाते हैं, अलग अपने जो कैक्टस होता है, और आपने देखा होगा कि अलग अलग होता है, तो वो क्या होता है, जो अपने पौधे से अलग हो जाता है वो क्या करता है, नए पादप को जन्म दे देता है। तो प्रत्येक विलग्न मतलब अलग हुआ भाग नए पादप के रूप में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप क्या होता है, कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। तो जैसे कि बीज से पादप को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, और पुष्प और फल बनने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब कायिक प्रवर्धन से हम किसी पुष्प पौधे को जन्म देते हैं और उसको बड़ा करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फल और फूल जल्दी आ जाते हैं। नए पादप की यथार्थ क्या होते हैं, प्रतिलिप ही होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे विपरीत लैंगिक द्वारा जो उत्पन्न होते हैं पादप, उनके बारे में। तो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पादप बीज उत्पन्न करते हैं। तो एक और प्रक्रिया है यहाँ पर मुकुलन की। किसकी प्रक्रिया है, मुकुलन की। अब मुकुलन किस में होता है, तो हमने ईस्ट के बारे में पढ़ा है। तो केवल सूक्ष्मदर्शी से के द्वारा ही हम ईस्ट को देख सकते हैं। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में क्या कर लेता है, वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगता है। तो याद रखना है कि ईस्ट एकल कोशिका है। ईस्ट कैसा जीव है, एक कोशिकी जीव है। एक कोशिकी जीव है। तो ये क्या करता है, ईस्ट कैसा जीव है, एक कोशिकी जीव है, और ये बेकरी के लिए यूज़ होता है। ईस्ट जो हमारे केक पेस्ट्री वगैरह आते हैं, बिस्किट वगैरह, इसके लिए ईस्ट का यूज़ होता है। और दुकान से क्या करते हैं, इस पाउडर को खरीदते हैं। चुटकी भर ईस्ट यदि इसे किसी पात्र में रखें तो कुछ जल हो तो इसमें 1 चम्मच शक्कर डालें और जल का घोल बना लें। उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रख दें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड पर हम डालेंगे और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। आपको दिखाई देगा कि नई ईस्ट कोशिकाओं को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बढ़ती हैं। तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। पहला तो ये ईस्ट होगा, और उसके साथ विकसित होता ये मुकुल होगा, और उसके साथ नवीन मुकुल होगा, और फिर ये इस तरीके से वृद्धि कर लेगा, मुकुल की श्रृंखला बन जाएगी। तो ईस्ट में क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ईस्ट में किस प्रकार जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आलू में किस तरीके का जनन है, तो बताएंगे कि आलू में आँख होती है कायिक प्रवर्धन से, और इस तरीके से ये अपना जनन करते हैं। तो ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली होता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। तो नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी 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 क्या होता है, नवीन मुकुल से मुकुल विकसित होते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो क्या होता है, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और कुछ समय बाद ही बहुत अधिक संख्या में ईस्ट की कोशिकाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारी विधि है वो है खंडन। अब खंडन कौन सी विधि है और इसमें किस प्रकार से जीव जनन करते हैं, पौधे जनन करते हैं, देखते हैं। आपने तालाबों में ठहरे हुए पानी को देखा होगा।
ठहरे हुए पानी और जलाशयों को देखा होगा, उसमें हरे रंग की कुछ अपवंकी सा हरा रंग का कुछ आपने पदार्थ देखा होगा जिसको अपवंकी बोलते हैं, गुच्छे से देखे होंगे जो फिसलनदार होते हैं और तैरते हुए रहते हैं। क्या करते हैं? तैरते हुए रहते हैं। तो ये होता है शैवाल। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि शैवालों में किस प्रकार जनन होता है, तो आप बताएंगे खंडन के द्वारा होता है। तो ये है स्पाइरोगाइरा की एक स्लाइड। तो ये भी है एक प्रकार का शैवाल। तो शैवालों में किस प्रकार जनन होता है? खंडन के द्वारा। ये शैवाल है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो क्या होता है? शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं और शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। मतलब खंडन का मतलब है वो टूटते हैं और टूट के फिर अपना अलग अलग वो अपने आप को गुणन करते हुए अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों की वृद्धि कर लेते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर क्या होती है? चलती रहती है। कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। यह होता है खंडन के द्वारा। जैसे कि एक ये पूरा शैवाल था और फिर इसके 2 टुकड़े हुए, फिर इसके 2 टुकड़े होंगे, फिर इसके 2 टुकड़े होंगे और 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 इस तरीके से इन सब के टुकड़े होते चले जाएंगे और ये बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है। तो इस तरीके से शैवाल अपनी वृद्धि करता है। एक और हमारी जो प्रक्रिया है वो है बीजाणु निर्माण की। तो अब हम जानेंगे कि बीज के निर्माण से, बीजाणु के निर्माण से कैसे जनन होता है। तो डबल रोटी में वायु में उपस्थित क्या होते हैं? बीजाणु से कवक उग जाते हैं। आपने देखा होगा अपने घर में रोटी या ब्रेड रखी रहती है, उस पर जो कवक उग जाता है उसी को बीजाणुओं से कवक उगने को बोलते हैं। तो डबल रोटी पर रुई के जाल के बीजाणुओं को देखना है और जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो क्या होता है? ये वायु में तैरते हैं। मतलब जब ये मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसीलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन करते हैं। मतलब अलैंगिक जनन करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। और इसीलिए क्या करते हैं? अनुकूल परिस्थितियां जब भी इन्हें मिलती हैं तो बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं के द्वारा ही होता है। तो मांस और फर्न आपने पौधे सुने होंगे, इनमें भी जो जनन होता है वो पादप के द्वारा ही होता है। तो किस तरीके से दिखाया गया कि कवक में बीजाणुओं द्वारा जनन। तो ये है बीजाणुधानी और ये है कवक का जाल और ये है छोटे छोटे बीजाणु। इनके द्वारा क्या होता है? इनमें वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। तो बीजाणुधानी के ये पुंज होते हैं जिनसे बीजाणु उत्पन्न करने वाले ये क्षेत्र हैं। ये क्या होता है? मॉस और फर्न के पौधे जो इनके नीचे आपने देखा, ये बीजाणुधानी के पुंज होते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने आज पढ़ी है जनन की विधियाँ। तो जनन की 2 विधियाँ होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो जो पौधे और पादप होते हैं उनमें क्या होता है? कायिक अंग होते हैं और उन्हीं के द्वारा क्या होता है? जनन होता है। तो जो अलैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है? हमें बीजों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो लैंगिक होता है उसमें क्या होता है? हमें बीजों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमने क्या पढ़ा अभी? कायिक प्रवर्धन के बारे में। जैसे कि आलू हो गया, अदरक हो गया, इनमें क्या होता है? ये जैसे कि हमने ये कलम लगा दी तो इससे क्या होता है? नई जो कायिक प्रवर्धन होता है। और कायिक प्रवर्धन के क्या फ़ायदे हैं कि फल और फूल जल्दी हमें मिल जाते हैं बीजों के अंकुरित होकर के। इस तरीके से बीजों के अंकुरित होकर के जो बाद में हमें मिलते हैं फल, उसमें टाइम लगता है। तो इस तरीके से अदरक में नई अदरक की जो वो अंकुरित हो जाते हैं। और ब्रायोफिल्म की जो पत्ती है, इसमें पत्ती से जनन होता है। तो आगे देखते हैं। इस तरीके से हमने देखा ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। तो ईस्ट मुकुलन के द्वारा जनन करते हैं। और जो शैवाल होते हैं वो खंडन के द्वारा जनन करते हैं। शैवाल किसके द्वारा जनन करते हैं? खंडन के द्वारा जनन करते हैं। और जो फर्न और डबल रोटी और कवक होते हैं, जो डबल रोटी पर मतलब कवक लग जाता है, जो फर्न, मॉस और कवक होता है, ये बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा क्या करते हैं? अपना जनन करते हैं।
तो इस प्रकार हमारा जो आज का टॉपिक था फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। जो भी आपके आसपास आपके फ्रेंड्स रहते हो जो सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर वो डीएलएड कर रहे हो या फिर वो छोटी क्लास में हो तो आप उनको ये क्लास शेयर कर सकते हैं। और आपका कोई सजेशन हो कमेंट हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।